कैट क्रैक करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट करियर लॉन्चर ज्वाइन करना एक स्ट्रैटेजी थी और उसका सेंटर चूज करना मेरे लिए उससे भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक था। दिल्ली के एसडीए मार्केट में आईआईटी के ऑपोजिट एक सेंटर था। मैंने उसे ना चुनकर थोड़ा दूर कैलाश कॉलोनी वाले सेंटर को चुना और यह करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। रीजन यह था कि वहां की लड़कियां अच्छी थी और अब मुझे पता था कि एमबीए के कोर्स में घुसकर जॉब लेने से पहले लड़की ढूंढने का यह मेरे पास आखिरी मौका था। मुझे यह कहना पड़ेगा कि वो जगह तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहीं पर मुझे मेरी जिंदगी का प्यार, मेरी वाइफ माधुरी मिली। हम दोनों को मिलाने में किस्मत का बहुत बड़ा रोल था। जिस बैच में मेरा नाम था वो उसके बैच से 15 मिनट पहले शुरू होता था, लेकिन मैं गलती से उसके बैच में जाके बैठ गया और फिर वहीं पर मुझे सबसे ज्यादा फैशनेबल लड़की मिली। करियर लॉन्चर में जहां पर हम मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, वहां की सबसे पहली मेरी मेमोरी यह है कि मैंने वहां पर एक फैशनेबल लड़की को देखा जो मल्टी कलर स्ट्राइप्स वाला टॉप पहनकर आई थी और उसी तरीके का हेयर बैंड और सॉक्स पहने हुए थी। उसके पास एक डायरी भी थी और आप सही गेस कर रहे हैं, उस डायरी पर भी मल्टी कलर स्ट्राइप्स थी। अगर मैं ये कहूं कि मैं उसे देखकर हैरान हो गया तो वो एक अंडरस्टेटमेंट होगी। मैं कैट एग्जाम क्लियर करने के लिए तो सुपर कॉन्फिडेंट था, लेकिन मुझे पता था कि उसका दिल जीतने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना पता था कि उसका नाम माधुरी जैन है और वो एक निफ्ट ग्रेजुएट है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ मैंने बॉलीवुड स्टाइल में अपने दोस्त आशुतोष माथुर से कहा कि देखना, एक दिन मैं इस लड़की से शादी करूंगा। एक अनफ्लैटरिंग फीडबैक। माधुरी काफी शाय लड़की थी, लेकिन मैं उससे बात करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देता और मैंने उसे उस समय के सबसे कूल हैंग आउट प्लेस ईस्ट ऑफ कैलाश के बिग चिल कैफे में लंच डेट के लिए मना लिया। मेरी परसिवरेंस को देखकर माधुरी ने डिसाइड किया कि वो पहले अपनी निफ्ट कलीग अंकिता से मेरे बारे में फीडबैक लेगी, जो मेरे साथ एपीजे स्कूल में पढ़ती थी। उसने अंकिता से पूछा कि क्या वो अशनूर नाम के किसी इंसान को जानती है। खैर, उसका फीडबैक मेरे लिए हिस्ट्री का सबसे अनफ्लैटरिंग फीडबैक था। अशनूर नहीं, अशनीर। वो ना एवं ही है, उससे दूर ही रही हो। एग्जैक्ट यही शब्द थे उसके। लेकिन मैंने मेहनत करके माधुरी को मेरे साथ लंच पर चलने के लिए मना ही लिया और फिर हमारी डेट्स का सिलसिला शुरू हो गया। फैमिली पर्सपेक्टिव से तो हम दोनों चौक और चीज की तरह बहुत अलग थे। मैं एक नॉनवेज खाने वाली पंजाबी फैमिली से था और वो प्योर वेजिटेरियन बनिया जैन फैमिली से थी। मैं सर्विस क्लास बैकग्राउंड से था और वो एक बिजनेस फैमिली से थी। मैं 200 गज के फ्लैट में रहता था और उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा बंगला था। मेरा एक सिबलिंग था तो उसके 5 थे। मैं मेट्रोपोलिस दिल्ली में रहता था तो वो पानीपत से थी। लेकिन उस समय ये सब मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल हो गया था। मैंने अपनी फैमिली में सबसे पहले माधुरी को मेरी नानी से मिलाया। वो हर चीज को लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती थी और वो अपने सत्संग में जाकर खुद को मजबूत रखती थी। यहां तक कि उन्होंने अपने पॉजिटिव कैरेक्टर की मदद से कैंसर से भी लड़ाई जीत ली थी। एक बार जब मुझे उनका अप्रूवल मिल गया तो अब अगला बड़ा टास्क मुझे माधुरी को अपनी मां से मिलवाना था। एक टिपिकल पंजाबी मां, और उन्हें अपनी होने वाली बहू कैसी होनी चाहिए वो बताने में कोई शर्म नहीं थी। लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, इसका मतलब था कि वो गोरी हो और सुंदर हो। खैर, माधुरी वो सारे स्टैंडर्ड्स मैच करती थी। मुझे याद है कि मेरी मां ने माधुरी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुझे 2 फीडबैक दिए। पहला था कि वो बनिया जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती, उनके हिसाब से बनिए इतने गोरे नहीं होते, इसलिए उन्हें वो काफी अच्छी लगी। और दूसरा था कि वो ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें फ्लैट फुटवेयर पहनने का कॉन्फिडेंस है और ये एक अच्छी बात है। और जब माधुरी के परिवार वालों को मनाने की बात आई तो वो एक अलग ही गेम था। पहले तो हमारी शुरुआत बहुत ही गंदी हुई। माधुरी के पिता ने उसे ड्राइवर के साथ एक मित्सुबिशी लैंसर कार दी हुई थी ताकि वो दिल्ली में घूम सके, और उसका परिवार पानीपत में रहता था। जब हमने डेट करना शुरू किया था तब हम कई बार उसकी कार में घुमा करते थे। ड्राइवर्स दिक्कत तो करते ही हैं और उसके ड्राइवर ने भी ऐसा ही किया। उसने इस चीज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिया कि उसे माधुरी के माता पिता को बताना चाहिए कि उनकी बेटी किसी के साथ है, और फिर माधुरी के परिवार में पता चल गया।
ड्राइवर की बात सुनने के बाद उसके पिताजी को लगा कि उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें निराश कर दिया है और उसे दी गई फ्रीडम का वो गलत यूज कर रही है। जब उन्हें लड़के के बारे में पता चला तब तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया। बात यह थी कि मैं एक पंजाबी था जिसकी अभी जॉब लगने ही वाली थी। वो उनके परिवार के लिए एक रेड फ्लैग था और खास करके उसके पिताजी और मामा के लिए। मुझे पता चलता उससे पहले ही माधुरी के पिताजी ने उसे वापस पानीपत बुला लिया। मेरी जिंदगी में यह सब ड्रामा चल रहा था और उस वक्त मैं कैट का एग्जाम देने गया था। उस साल के कैट एग्जाम को लीकी कैट बुलाया जाता था क्योंकि पेपर लीक हो गया था और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते ही हमें इन्फॉर्म किया गया था कि हमें वापस से पूरा एग्जाम देने के लिए बैठना पड़ेगा। और जब दूसरे एग्जाम का सेंटर अनाउंस हुआ तब मुझे पता चला कि जहां पर मैंने जेईई का एग्जाम दिया था अब कैट का भी वही सेंटर है। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि हमारे बीच कुछ तो कनेक्शन है और मैं इस मुश्किल का भी सामना कर लूंगा। और फिर क्या, मैंने कैट क्लियर कर दिया। मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया क्योंकि अब मेरे पास बेस्ट एकेडमी कॉम्बिनेशन था, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद। मुझे लगा कि अब शायद माधुरी के परिवार की नजरों में मेरी इमेज बदल जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की वजह से शायद माधुरी के पिता का मुझे लेकर पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि बनिया के लिए एक डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है। माधुरी एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान थी और उसे चीजें आगे तभी लेकर जानी थी जब वो उसके माता पिता के आशीर्वाद के साथ हो। माधुरी और अंकित खन्ना। मेरे अहमदाबाद आने से एक चीज हुई कि माधुरी को अब वापस पानीपत से दिल्ली आने के लिए अलाउ कर दिया गया और वो वहां एक पीजी में रह रही थी। अब तक वो डिजाइनर सत्या पॉल के साथ काम करना शुरू कर चुकी थी। फिर मैं हमेशा दिल्ली आने पर घर जाने से पहले एक दिन माधुरी के पीजी में रुकता था और घर वालों को बोलता था कि मैं मेरे आईआईटी दिल्ली के दोस्त अंकित खन्ना के घर पर रुक रहा हूं। माधुरी को मुझे अपने पीजी में अंदर लाने के लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता था। माधुरी के पीजी का मालिक उसी सेम बिल्डिंग में रहता था और इसी वजह से मुझे लाइट्स ऑफ होने तक का वेट करना पड़ता था। पूरे 2 साल के लिए हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भी इस लेवल का एडवेंचर करना पड़ा था। आईआईएमए की लाइफ। और इस समय के चलते हुए आईआईएम में सेटल होना भी आसान नहीं था। टेक्निकली मैं अपने घर से पहली बार दूर रह रहा था। अगर मैं फ्रांस में बिताया 1 साल काउंट ना करूं तो आईआईएमए में भी कुछ शांति नहीं थी। पहले कुछ दिनों में ही सीनियर्स ने हमारे लिए कुछ प्लान कर लिया था। हमें कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर आप सुबह के 3 बजे तक जाग नहीं रहे हैं तो आप आईआईएम के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे ऊपर उन सब लोगों के बीच में फिट होने का बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर था। वहां पर लोग रात को लाइट ऑन करके सोते थे ताकि दूसरे सारे लोगों को लगे कि वो सुबह तक पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे ये सब चीजें काफी गलत लगी और जब फाइनली मुझे बताया गया कि हमारे साथ वो मजाक कर रहे हैं तब भी मेरा आईआईएम को लेकर परसेप्शन ठीक नहीं हुआ। कुल मिलाकर मैंने देखा कि आईआईटी के लोग बहुत शार्प थे और वहीं पर आईआईएम के लोग बहुत ड्रिवन थे। और मुझे यह समझ आया कि आईआईटी के लोग अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे थे, वहीं पर आईआईएम के लोग एक शानदार डे 0 जॉब के पीछे पड़े हुए थे। यह साफ था कि आईआईएम एक जीरो सम गेम है और वो एक प्लेसमेंट स्कूल के अलावा कुछ नहीं है। हम वहां क्रैब्स की तरह जी रहे थे और सब दूसरों को नीचे खींचने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो ऊपर बढ़ सके। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ये एक्सप्लेन करता है कि मेरे आईआईएम में कई बैचमेट्स थे लेकिन मेरी कुछ लोगों से ही जेन्युइन फ्रेंडशिप थी। और तो और मेरे आईआईएम के दोस्तों में से ज्यादातर वो ही थे जो मेरी तरह आईआईटी का सफर करके यहां आए थे। अगर आपको आईआईएम में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और वो है नेटवर्किंग की स्किल। और ये स्किल मुझ में तो बिल्कुल नहीं थी। मैं तो उल्टा सोशली ऑकवर्ड इंसान था और फिर उन्हीं लोगों से बात कर पाता था जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ एक रूम में रख दिया जाए तो मैं चुपचाप बैठा रह जाऊंगा। एक लेवल पर मेरे अंदर का जेमिनाई मुझे एक स्प्लिट पर्सनालिटी वाला बना देता है। इस नेटवर्किंग की पूरी कहानी कुल मिलाकर यह थी कि जब मेरे ज्यादातर बैचमेट्स ने न्यूयॉर्क या टोक्यो की प्रेस्टिजियस गोल्डमैन सैक्स समर इंटर्नशिप के लिए अच्छे नेटवर्क बना लिए थे, तब मैं अच्छे एकेडमी ग्रेड्स होने के बावजूद भी केपीएमजी में समर प्लेसमेंट के लिए गया था। और फिर सेकेंड ईयर आया और चीजें बेहतर होना शुरू हुई। यह ज्यादातर इसलिए था
क्योंकि फाइनल प्लेसमेंट्स फर्स्ट ईयर के ग्रेड पर डिपेंड करती हैं और इसलिए अब लोगों को एक दूसरे को नीचे खींचने की जरूरत नहीं थी। अब मैं ज्यादा फ्रेंडली और रिलैक्स लोगों को देख रहा था। ये वही लोग थे जो फर्स्ट ईयर में आपको नीचे खींचने के लिए तैयार थे। और तो और ये वही टाइम था जब मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चीजों को एक्सप्लोर करने लगा। मैं IIMA एक्सचेंज कमेटी का हिस्सा बना और फिर मैंने एक प्ले में भी पार्टिसिपेट किया जिसमें मैंने महारानी की सखी का रोल करने का ट्राई किया। उस समय का एक और इंटरेस्टिंग इवेंट यह था कि बियर बिजनेस टाइकून विजय माल्या हमारे कैंपस में आए थे। बेज कोट और रेड सनग्लासेस पहने हुए वो घूमकर ऑडिटोरियम में आए और फिर सबने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उन्होंने जब बोला तब उनकी बात का हम सबके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई और बताया कि कैसे वो जब 25 की उम्र के थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और फिर वो मीडिया की नजरों में आना शुरू हो गए। हमसे पूछते हुए उन्होंने कहा कि एक 25 साल का लड़का क्या करना चाहेगा, पार्टियां या सत्संग। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मीडिया ने उनकी प्लेबॉय इमेज बना ली है क्योंकि वो अक्सर पार्टी किया करते थे। उनका बड़ा पॉइंट यह था कि इंडिया में हम सबका एक बड़े बिजनेसमैन को लेकर नेचुरल व्यू यह है कि उसने कुछ गलत तरीके से इतना पैसा बनाया होगा और इस वजह से हम सक्सेस स्टोरीज को सेलिब्रेट नहीं करते। हालांकि माल्या की आगे की जिंदगी के इवेंट्स इस थ्योरी से मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लेसन बिल्कुल सही था। डे 0। जल्द ही फेमस डे 0 का दिन आने वाला था। IIM में उस दिन के लिए ये एक क्रिएटिव मैथमेटिकल नॉमेनक्लेचर था जब बड़े रिक्रूटर्स कैंपस विजिट करते थे। और ये वही दिन था जब वहां फर्म्स आती थी जैसे लीमन ब्रदर्स, बार्कलेज, गोल्डमैन सैक्स, मैकिन्जी और भी कई। लेकिन मेरे लिए डे 0 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैं एक भी जॉब क्रैक नहीं कर पाया और इससे दुखी होकर मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और बेड पर जाकर सो गया। मैं सोता रहा जब तक मेरे बैचमेट्स ने मुझे हिलाकर उठाया और बताया कि बार्कलेज मेरे साथ एक और इंटरव्यू का राउंड करना चाहता है। IIM अहमदाबाद से कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करके वो IIM कैलकाटा के स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने के लिए चले गए। क्वालिटी में डिफरेंस मिलने के बाद वो अब वापस अहमदाबाद से और स्टूडेंट्स लेना चाहते थे, लेकिन मेरी किस्मत शायद खराब ही थी क्योंकि मैं दूसरा राउंड भी क्लियर नहीं कर पाया। मैंने पहले दिन कोटक बैंक के साथ एक अच्छा इंटरव्यू किया था, यहां तक कि इंटरव्यू लेने वाला ही खुद IIM अहमदाबाद का ग्रेजुएट था और मैंने उनसे कहा था कि वो मुझसे कुछ टेक्निकल फाइनेंस रिलेटेड सवाल करें बजाय बेसिक सवालों के, जैसे कि तुम खुद को 5 सालों में कहां देखते हो, जिसका जवाब सबको पता है कि मीनिंगलेस ही होता है। IIM में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि फाइनेंस मुझे समझ में आता था और मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता था। कोटक बैंक वाली अपॉर्चुनिटी से मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मैं श्योर था कि मुझे कोई कंसल्टिंग रोल नहीं करना है, क्योंकि मुझे कंसल्टेंट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। वो सिर्फ बातों का खाते हैं, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग करके पैसा कमाते हैं और ये ऐसा काम था जो मुझे नहीं करना था। और दूसरी तरफ कोटक बैंक में जॉब मुझे हार्डकोर फाइनेंस में काम करने का मौका दे रही थी और उस समय कोटक गोल्डमैन सैक्स के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं गोल्डमैन सैक्स में तो नहीं जा पाया तो उसके बाद सबसे बेस्ट जगह यही रहेगी। मुझे पता ही नहीं था कि जब मैं कोटक ज्वाइन करूंगा उसके बाद ही उनका गोल्डमैन सैक्स के साथ जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। इन सब चीजों के अलावा इस जॉब की सबसे अच्छी चीज ये थी कि माधुरी के पिता को अब मुझ में कुछ वैल्यू दिख रही थी और फिर उन्होंने मेरे माता पिता से मिलने के लिए हां कर दी। एक मॉनसून वेडिंग। जब मैं IIM में था तब माधुरी के परिवार के पास काफी सारे रिश्ते आ रहे थे और वो भी काफी अच्छे अमीर बनिया परिवारों से। लेकिन कहीं ना कहीं माधुरी के पिता को विश्वास था कि माधुरी अपने लिए लड़का चुन चुकी है और उसने अच्छा लड़का ही चुना होगा। फिर जब मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई तो फिर चीजें और ठीक होने लगी। मेरा कोटक का 8 लाख का एनुअल CTC और 3 लाख का बोनस का ऑफर था और जिस तरीके से हमें उस जॉब के बारे में बताया गया था मुझे यह लग रहा था कि वहां पर 150-200% बोनस बनाने की पॉसिबिलिटी थी। इस हिसाब से मैं साल का 20 लाख तक कमा सकता था। और जब मैंने इसी तरीके से माधुरी के पिता को जॉब के बारे में बताने की कोशिश की तब उनका सीधा सा जवाब आया, जितने की लगी है उतने की बात करो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि बनिया बिजनेसमैन बहुत समझदार होते हैं। जहां पर हमें ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जाता है वहीं पर वो लोग बहुत रियलिस्टिक होते हैं। खैर 20 लाख की हो या ना हो,
उस जॉब की वजह से मैं ऑफिशियली 14 अप्रैल 2006 को एंगेज्ड हो गया। वहीं पर मेरे ससुर जी जल्द से जल्द शादी की डेट तय करना चाहते थे। मैंने 14 मई को कोटक का मुंबई वाला ऑफिस ज्वाइन किया और फिर मैं 4 जुलाई को अपनी मॉनसून वेडिंग के लिए दिल्ली वापस आया। मेरे कजिन्स ने मुझे बहुत सुनाया था क्योंकि मैं साल के सबसे घटिया समय पर शादी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं लेना था। आखिरकार बहुत पापड़ बेले थे शादी करने के लिए और इस जगह तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी थी। माधुरी के मामा शादी में नहीं आए थे, मतलब रेफ्यूजी का टैग एक अच्छी जॉब के बाद भी नहीं हटा।